नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि कल 11 अगस्त और CHSL का एग्जाम था, मैं सिर्फ आपको फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराया था, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस नहीं कराया था। आप लोगों की बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इसीलिए मैं जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो कल सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में और फोर्थ शिफ्ट में जिनका एग्जाम था वो आंसर मिला लेंगे, और जिनको आने वाले समय में एग्जाम देना है, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। कल मैंने आर्टिकल का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वहाँ पर एक वीडियो बना दिया था, इसी कारण कल मैं पूरे दिन की कोई और वीडियो नहीं मेक कर पाया, क्योंकि उनमें काफ़ी सारा टाइम जो है हमारा लग गया था। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। किसी भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपका तो फिक्स ही है कि उस वीडियो से आएगी। जिस दिन नहीं आए बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, कल के एनालिसिस वाले 3 शिफ्ट का एक साथ, जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट 11 अगस्त है ना, CHSL। पहला जो प्रश्न आया था, ये फोर्थ शिफ्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अभी फोर्थ शिफ्ट चलेगा, फिर थर्ड, फिर सेकेंड। शाहनामा के लेखक कौन है? तो ये बाबा फिरदौसी हैं शाहनामा के लेखक। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जंगलनामा, इनके लेखक कौन है? अमिताभ घोष साहब हैं, अमिताभ घोष साहब। इनके अलावा बाबरनामा के लेखक कौन है? तुर्की भाषा में लिखा गया ये आत्मकथा है जो बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। इसके अलावा गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक कौन लिखे हैं? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले किससे समझते हैं आप, कैसे याद रख पाए इसको? तो सत्यशोधक समाज को लेकर के। कब किए थे स्थापना? 1873 में। कहाँ पे किए थे? महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो गुलामगिरी पुस्तक है ये मराठी भाषा में लिखा गया है, और 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी, बंगाली के बाद तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा मराठी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मराठा राजवंश के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी और जयसिंह के बीच में कौन सा संधि हुआ था? पुरंदर की संधि हुआ था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। इनके अलावा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो युद्ध हुआ, इसके बाद ही आपका जो है कौन से वंश की स्थापना हुई थी? सूरवंश की। सूरवंश के संस्थापक कौन हुए थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम के अंदर स्थित है। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खान है, फरीद खान। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तक फैला हुआ है, तो इनके मरम्मत करने का जो श्रेय है ये शेरशाह सूरी को दिया जाता है। मैं कहीं से कहीं तक पढ़ाऊंगा क्योंकि आज समय भी है, और जो है आपको बताने की एक जो है चुलबुली भी रहती है मेरे अंदर कि मैं जो जानता हूं आपको सिखाऊं। बस इतनी सी एक जो है मोटिव लेके पढ़ाने आता हूं। इसके अलावा अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। इसे क्या कहते हैं? आईने अकबरी भी कहते हैं, आईने अकबरी भी कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अकबर के जो दरबारी कवि थे उन्हें क्या कहा जाता था? नवरत्न। अकबर के शासन काल को मुगल शासन काल में साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है, साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। अकबर के दरबार में मान सिंह, टोडरमल, तानसेन, बीरबल, ये जो है हिंदू शासक थे। इनके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक हिंदू सेना किसके शासन काल में थे, तो भटक मत जाना भावना में, औरंगजेब बताना। औरंगजेब के शासन काल में सबसे अधिक हिंदू शासक थे। ठीक है, इन मतलब सेना में थे लोग, है ना। इनके अलावा तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। एक आपका अमीर खुसरो, इनसे पूछा जाता है कि इसे क्या कहा जाता है ना। तो अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद कहा जाता है, यानी भारत का तोता कहा जाता है। इसके अलावा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। ये जो मेगास्थनीज है ये किनके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज थे, जो सेल्यूकस निकेटर है ना के राजदूत के रूप में आया था और यहीं रहने लगा। ठीक है। इनके अलावा रेहला कौन लिखे? इब्न बतूता। कब आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी उस समय सल्तनत पे मोहम्मद बिन का शासन चल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था, जिस पर 4 वंशों ने शासन किया, तुलुब, सुलुब, अरबदू और आपका संगम। ठीक है। इनके अलावा किसी भी बैंक में
MMID कोड कितने डिजिट का होता है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जानिए। मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन होता है, इसमें 7 डिजिट का यूनिक नंबर रहता है, तो यहाँ पे राइट आंसर 7 डिजिट हो जाता। आने वाले गेम्स के लिए जो IFSC कोड होता है, जब आप कोई भी फंड ट्रांसफर करते हो, जब पैसा एक जगह से दूसरे जगह NFT या फिर जो भी सिस्टम है वो करते हैं, तो हमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड की आवश्यकता पड़ती है ना, जिसका प्रथम अक्षर उस जो है ब्रांच को दर्शाता है, बाद बाकी जो है लास्ट वाला ब्रांच को और पहले वाला जो है बैंक को दर्शाता है। जैसे PNB का आप लिखेंगे, मेरे पास PNB का खाता है तो PUNB लिखा रहता है, फिर एक जीरो और फिर आपका जो अकाउंट नंबर रहता है वहां का 6 वर्ड यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से SBIN जो SBI में है, तो इस प्रकार से तो ये जो IFSC कोड है इसमें 11 डिजिट होते हैं। इनके अलावा बैंक में एक MICR भी होता है, इनके भी फुल फॉर्म ध्यान रखे। एक NEFT का फुल फॉर्म भी ध्यान रखे। NEFT जो पैसा ट्रांसफर करने का मोड है और बहुत फास्ट मोड है, जो भी सैलरी वगैरह आते हैं एम्प्लॉय का, ये NEFT से ही आता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। एक पहले RTGS हुआ करता था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हुआ करता था, ठीक है। ये भी जो है आपका पैसा भी भेजने का एक तरीका था, RTGS भी। इसके अलावा नाट्य नृत्य, पता नहीं क्या हो गया नाट्य नृत्य को, कितनी बार पूछेंगे ये। नाट्य नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश का है, बता रखा था नाट्य नृत्य। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश में और अगर आप अंदर जाएं तो डांगी नाच, हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको बता रखा है कि बैसाखी का त्योहार भी देखने को मिल जाएगा कुछ पार्ट में, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का मुख्य त्योहार है बैसाखी, जो किस अवसर पे होती है तो नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में एक तो नव वर्ष वाला त्योहार आपको याद रखना है और एक आपका मकर संक्रांति वाला जिसे हम लोहड़ी कहते हैं, तो दोनों ध्यान रखेंगे। लोहड़ी जनवरी महीने में और जो बैसाखी होता है वो मार्च अप्रैल महीने मनाया जाता है, माफ कीजिएगा सिर्फ अप्रैल महीना, राइट। इसके अलावा कयांग माला नृत्य, राक्षस नृत्य, माघ साजी जो मकर संक्रांति के दौरान हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, कुल्लू दशहरा ये हिमाचल प्रदेश में, और जो आपका बस्तर दशहरा है वो छत्तीसगढ़ में। देखिए हिमाचल प्रदेश में भी आपका बिलासपुर है और छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर है, ठीक है। याद आ गया छत्तीसपुर का, तेरी याद आ गई तो कुछ तो बताऊंगा ना भाई, है ना। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। तो जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे मोदी साहब ने एम्स का उद्घाटन किए हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा रासलीला, थबल चोंगवा, ये भी काफी छा गया थबल चोंगवा। थंगता ये मणिपुर का है ना। थबल चोंगवा किस त्योहार के मौके पे, तो आपको बताना है याओ सांग त्योहार के मौके पे, याओ सांग त्योहार के मौके पे मनाया जाता है, जो 5 दिनों तक चलती है ना। ये मणिपुरी होली कहा जाता है इसे, थबल चोंगवा को। रासलीला आपको मणिपुर के अलावा उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा और गुजरात में भी मिलेगा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता पूछ लिया है, मेल लिटरेसी पूछ लिया है 82.14%, ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.04%, महिला लिटरेसी रेट 65.14%, सबसे अधिक लिटरेसी केरला का 94%, सबसे अधिक लिटरेसी केंद्र शासित प्रदेश का लक्षद्वीप का 91.6% लिटरेसी, है ना। इसके अलावा सबसे कम साक्षरता बिहार का, सबसे कम महिला साक्षरता बिहार का, सबसे कम पुरुष साक्षरता राजस्थान का, जबकि कोटा वही है जहां से अच्छे अच्छे इंजीनियर बन के पूरे विश्व में जो है आज राज कर रहे हैं। इनके अलावा आजादी के समय देश की साक्षरता मात्र 12 से 18% आंकी गई है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अगर 12 है तो ठीक है, नहीं तो 12 से 18 के बीच में जो भी आंसर है उसको लगा के आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ का फसल है ना। तो ये धान है, खरीफ का फसल ऑप्शन में दिया गया था। वैसा फसल मैं आपको बोलता हूं ना कि जो चीज आपको परेशान करे उसको जड़ ही खोद डालो, परेशानी खत्म, है ना भैया। तो खरीफ, रबी और नगद ये जायद फसल जो है, बार बार फसल अच्छा करने से पहले कब बोया और कब काटा जाता है तो आपके दिमाग में खुद आ जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो और जल्दी आएगा, ठीक है। तो वैसा फसल जो मानसून के आगमन पे, जैसे अभी मानसून का काल चल रहा है, बारिश की समय चल रही है इंडिया के अंदर, है ना। तो जून जुलाई में जो चीज बोई जाती है ना, जून जुलाई में जो चीज बोई जाती है। अब कोई लड़का ये ना बोले भाई अगस्त चल रहा है, तो भाई अगस्त चल रहा है तो बारिश 1 महीने का थोड़ी होगा, लगभग 4 महीने होते हैं, है ना। तो बारिश जून में स्टार्ट हो जाती है, जनरली 5 जून को केरल से स्टार्ट होता है ना। तो भाई मानसून की काल इसे ही कहते हैं मानसून आगमन या मानसून प्रफुष्टन कहते हैं। तो ये जो मानसून की काल होती
है, तो जो फसल इस समय जो बोई जाती है उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे आपका धान हो गया, ज्वार हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया। जो राजस्थान वगैरह के हैं वो ज्वार वगैरह काफी देखे होंगे। जो महाराष्ट्र के हैं कपास की खेती देखते हैं। जो मक्का तो ओवरऑल इंडिया में पाया जाता है लगभग। इनके अलावा रबी फसल क्या होती है कि जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, छठ के बाद का समय, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, उस समय बोई जाती है आपका गेहूं, मसूर, चना, है ना, जौ, ये सब जो है आपका रबी का फसल है। ठीक है, इनके अलावा जायद फसल क्या होती है कि इन दोनों के टाइम पीरियड जो है बोने का और काटने का, इसके बीच में जो गैप है, यानी जो मानसून का इंतजार करते हैं हम। देखिए मार्च अप्रैल में तो हम रबी की फसल काट लिए, मार्च और अप्रैल में, है ना, तो मार्च अप्रैल में रबी की फसल काट लिए। अब बारिश कब आने वाला है भाई? जून में आने वाला है। तो ये जो 70 से 80 दिन का जो गैप लग रहा है इस समय में, इसी दिन के दौरान जो फसल उपजा लिए जाते हैं इसे हम जायद फसल कहते हैं। जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, कुकुम्बर, फुइट, गांव घर में एक ऐसा एक फल फुइट होता है, व्हाइट रहता है, ये बीच से फट जाती है पकने के बाद, और इसका सेंट काफी अच्छा लगता है मुझे, और बहुत अच्छा फल भी होता है ना। ये लत्ती टाइप से होता है, ऐसे ऐसे इसका लताएं नीचे ही रहता है, वृक्ष पे नहीं चढ़ता है, नीचे ही फलता है ये। ठीक है, जैसे आपने कोहरा देखा होगा वैसे ही होता है, लेकिन इसका सब्जी नहीं, ये डायरेक्ट खाया जाता है। इसके अलावा नकदी फसल, ऐसा फसल ऐसा फसल जो किसान अपने उपभोग के दृष्टिकोण से न करके व्यापार के दृष्टिकोण से करता है। नकदी फसल जैसे जूट, गन्ना, कोको, कपास। नहीं तो बोलेगा चलो सारे गन्ना घर में रख लेते हैं, एक एक रोज खाएंगे, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, सड़िए जाएगा, है ना। तो इसको बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके अलावा मनिका बत्रा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। एशियन कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली है प्रथम महिला बनी मनिका बत्रा, ये भी बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा टेबल टेनिस स्टार शरद कमल ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में व्यक्तिगत रूप से 4 पदक जीत लिए थे, 3 गो गोल्ड और 1 गो जो है सिल्वर जीत लिए थे। इसी कारण 2022 वाला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है शरद कमल साहब को दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका जो दिनेश कार्तिक की पत्नी है दीपिका पल्लिकल, अब तो दीपिका कार्तिक लिखती है ना भैया, पति के पास आ गए तो सरनेम तो चेंज होने है ना। तो भैया तो ये जो है आपके स्क्वेश से खिलाड़ी है, स्क्वेश के, ठीक है। और एक दीपिका कुमारी है, तो दीपिका कुमारी जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है। दीपिका कुमारी आपने देखे होंगे दीपिका कुमारी को, है ना, काफी उभरता हुआ खिलाड़ी है इंडिया का, और ये जो है आपका निशानेबाजी से, महिला निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, और दीपिका पल्लिकल या दीपिका कार्तिक जो है सुक्केश से है, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन से एक लक्ष्य में शामिल है? ठीक है, अब तो ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन जो 2023-2024 की बजट है इसे अमृतकाल का प्रथम बजट कहा गया है। इसमें 7 चीजों को 7 मुख्य सेक्टर पे ध्यान देना है, जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये सप्तर्षि आपके सामने है, बताइएगा कि इसमें से कोई एक ऑप्शन था या नहीं। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास क्षमता उभारना, है ना, अवसंरचना और निवेश। इस प्रकार से जो है ये आपका अमृतकाल के बजट के सप्तर्षि हैं। इनके अलावा उपयुक्त में लिखे 7 तथ्यों को अमृतकाल का सप्तर्षि नाम दिया गया, बता दिया। भारत में बजट जो है आर्टिकल 112 के अनुसार पेश की जाती है, जहां पे इसे बजट न मेंशन करके वार्षिकी वित्तीय विवरण, इस प्रकार से जो है आपका समावेशन मिलता है हमारे संविधान के अंदर। 2023-2024 में यह पहली अमृतकाल की बजट होगी, है ना। इनके अलावा सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास जो है 2022 में कहां पर आयोजित कराया गया था? ये मैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट में आपको करा दिया था, इसी लैंग्वेज में, है भैया। तो अक्टूबर 2022 में विशाखापत्तनम में कराए गए, बंगाल की खाड़ी में कराए गए। अगर आपको समुद्र के हिसाब से पूछ रहा है तो बंगाल की खाड़ी, स्टेट के हिसाब से पूछ रहा है तो आंध्र प्रदेश, या अगर आपको जो है सिटी के हिसाब से पूछ रहा है तो विशाखापत्तनम। तो जैसा महाराजी वैसा पूजा। इसके अलावा सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना। इसकी शुरुआत 1994 में हुआ था, ठीक है, और ये नेवी का है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल इस तथ्य को प्रूफ करता है या अधिकार देता है कि एक स्टेट के लोगों दूसरे स्टेट में आकर अपनी बिजनेस व्यापार कर सके? मैं कल आपको आर्टिकल बता तो रहा हूं, ये कॉमन कर रखा है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ये वाला सीट आपको उस वीडियो में मिलेगा। मैंने बताया है कि जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं
जो ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं इनको आपको जो है जरूर देख लेना है, क्योंकि भैया यहां से क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। अब ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स कौन कौन से हमारा बेसिक तौर पे, एक तो 19 है, इनके कई सारे पार्ट है। एक आपका 243 है, तो हद ही कर देते हैं महाराज, इसमें तो हमको लगता है कम से कम 20 25 30 पार्ट है। इनके अलावा एक आपका 51 का ए, ये सब जो तीनों आर्टिकल है इनको जरूर लेके चलना है। कुछ आर्टिकल डीपीएसपी में भी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है, जो मैंने कल लपेट दिया था आप देख लीजिएगा, है ना। तो भैया ये 19 का जो है एक का सी पे जरा ध्यान देंगे तो ये सहकारी समिति को जो है करता है। एक के ए पे क्या कहते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है। एक के 2 में क्या कहते हैं, आप शांतिपूर्ण ढंग से, अगर आपके पास कोई हथियार नहीं है जो कानून के खिलाफ है तो आप बैठक कर सकते हैं। एक के डी में क्या कहते हैं कि आप अबाध रूप से घूम सकते हैं इंडिया के अंदर, कोई भी वीजा सीजा की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो जम्मू कश्मीर के हो तो आप मेघालय में जाके घूमो, कोई नहीं रोकेगा, है ना। एक के ई क्या कहता है कि भारत के किसी भी भूभाग में आप घर बना लो, निवास करो। पहले जम्मू कश्मीर में यह चीज पर थोड़ा पाबंदी था, लेकिन जब से 370 हटा है तो वह चीज जो थोड़ा कसर था वो दूर हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो 19 का 1 का जी है, ये है कि कोई व्यक्ति आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे ख्याल से आप जाएंगे 1 के जी के साथ, ठीक है, 1 के जी के साथ जाएंगे। अगर इसमें व्यापार शब्द का मेंशन नहीं होता तो हम 1 के ई के साथ जाता कि कहीं भी हम जाके जो है मतलब बस जाएं, ठीक है। इनके अलावा आईयूपीएसी नाम जो है, यूलिनियम का सिंबल क्या होगा, यूलिनियम का, है ना। तो यूलिनियम का सिंबल क्या होगा, तो यू नहीं होगा, है ना। जो आईएम होता है ना, नियम वाला जो ये वाला यम है ना, ये हम आईयूपीएसी नाम के लास्ट में जोड़ते हैं। तो यूलिनियम जो का जो है, ये मेंडेलियम का आईयूपीएसी नाम है, यूलिनियम। मेंडेलियम जो है ये आपका मेंडेलीव के नाम पे रखा गया है, मेंडेलियम का नाम। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और मेंडेलियम का परमाणु क्रमांक की बात कर लेंगे तो 101 होता है मेंडेलियम की परमाणु क्रमांक। मैंने आपको कल बताया था कि 99 से जो भी आगे हमारे तत्व हैं ये अधिकांश वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है। जैसे नोबेलियम ले लीजिए, 102 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज है, बर्जिलियम, बर्जिलियस के नाम पे रखा गया है, बर्कले के नाम पे भी रखा गया है। ये बहुत सारे जो है वैज्ञानिक, उनके नाम पे ये चीज सब रखी गई है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, मंजू भार्गवी का संबंध, रिपीट किया गया क्वेश्चन है कि मंजू भार्गवी का संबंध किस नृत्य से है। देखिए मंजू भार्गवी जो है ये साउथ के एक्टर की पत्नी है, उनका नाम कोई बाबू है शायद, महेश बाबू तो नहीं है। महेश बाबू तो काफी स्मार्ट एक्टर है और मुझे तो बहुत ही पसंद है महेश बाबू, है ना भैया। तो महेश बाबू की नहीं है ये, कोई एक और बाबू है, उनकी पत्नी है ये, है ना, मंजू भार्गवी जो है पिक्चर में भी काम करती है और ये आपका कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। कुचिपुड़ी अपने आप में आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है और इसके कुल्लू है रेड्डी सरनेम जो है कुचिपुड़ी नृत्य को पकड़ने का आपका जो है एक कुल्लू है। इनके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के जो है कुछ अन्य कलाकार रेड्डी के अलावा अगर आपको देखना है तो वेदांतम सत्यनारायण, गुरु वेम्पति चन्ना स्वामी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मंजू भार्गव नृत्य के साथ साथ फिल्म अभिनय से भी जुड़ी हुई है। इनके अलावा अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, ऑप्शन में उपराष्ट्रपति का पद था, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अमेरिका के पद से क्या क्या लिया गया है, तो एक तो आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है। देखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण आपने सुना है ना कि भाई आर्टिकल कितने में है, 50 में है। तो ये वाली जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि मैं आपके कामों में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, कार्यपालिका अपने दिशा, न्यायपालिका अपने दिशा, है ना। अगर ऐसा नहीं हो, टांग खींचने वाला अगर विपक्ष मजबूत ना हो तो वो देश की जो है व्यवस्था जल्दी ठीक नहीं होती है। तो विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए कि जरा सा भी गलती हुई कि टांग पकड़ के खींचो, है ना। तो भैया तो इसी प्रकार से ये न्यायपालिका जो अलग हुआ है, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, ये कहां से लिया गया है, तो ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और किस आर्टिकल में आप कार्यपालिका से न्यायपालिका को भिन्न पाते हैं, तो आर्टिकल 50 में पाते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जो आपका जुडिशरी जो रिव्यू है, ये कहां से लिया गया, तो ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों को पद से हटाना होता है, इन्हें भी महाभियोग कह लीजिए मुख्य रूप मेन रूप से, है ना। तो ये भी पद आपके अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61, है ना, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है ये आर्टिकल 61 में है। तो ये भी अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पोस्ट ये भी अमेरिका से। जनहित याचिका जो आपने खारिज करना है, जो आपने देते हो याचिका दायर करते हैं, तो ये भी आपका कहां से भैया, अमेरिका से। मौलिक अधिकार तो है ही है, तो ये छोटी सा चीज है जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ ऐसे चीज जो आने वाले एग्जाम में रीड बनेंगे, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची काफी सारे दिन से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक आपका प्रस्तावना की भाषा भी एग्जामिनर ने पूछ लिया है, जो आपके सीधे सीधे किसी मतलब छोटे मोटे किताब में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आने वाले समय
समय में जो ज्वाइंट सीटिंग होता है, जो संसद की ज्वाइंट सीटिंग होता है कि इधर लोकसभा है इधर राज्यसभा है, लोकसभा का आर्टिकल है हमारा 81, राज्यसभा का आर्टिकल है 80। अच्छा हाँ, अच्छा याद आ गया कि कल जो हमने आर्टिकल वाला वीडियो बनाया है वहां पे एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर लोकसभा की आर्टिकल 81 है और राज्यसभा की आर्टिकल 80 है। आप एकदम सही हो, बहुत ही ज्यादा सही हो और 100% सही हो। और यही चीज वहां पे लिखा है। चूंकि मेरी अपनी भाषा होती है, आप किसी भी लाइन में किताबी भाषा नहीं देखोगे और व्याकरण की जो है कई जगह जो है वहां पे मात्रा वगैरह में थोड़ा ऊंच नीच रहती है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं, ना कि किताब छाप के पढ़ाना चाहता हूं। तो अगर आप एक बार ठीक से फिर पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे लिखा गया है, कैसे लिखा गया मैं आपको बताता हूं। 80 राज्यसभा, 80 राज्यसभा, फिर लिखा है 81 लोकसभा। तो ये बच्चे जो है इसे देख के शायद समझ गए हैं कि भाई ये जो है आपने लोकसभा 80 ऐसे मैंने 81 ऐसे लिख दिया। देखिए कैसे कंफ्यूजन क्यों हुआ क्रिएट। 81 देखिए 80 राज्यसभा, 80 राज्यसभा, मैंने 81 लोकसभा लिखे होंगे कुछ ऐसा। अगर ठीक से आप लाइन से पढ़ेंगे ना तो आपको सही ही लिखा है, लेकिन जो है उल्टा लिखा है थोड़ा सा, इसीलिए कंफ्यूज हो गया। तो मैंने आपको उनको जवाब दे दिया था कि भाई एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, सही ही लिखा और आप भी सही हो, है ना भैया। इसके अलावा मैं क्या बोल रहा था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये ज्वाइंट सीटिंग लिया गया है। ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाते हैं? तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, प्रेसिडेंट, है ना। और एक साल में कम से कम कितने ज्वाइंट सीटिंग होनी चाहिए? तो कम से कम 2, अधिकतम बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इनके अलावा ज्वाइंट सीटिंग कहने का मतलब एक साइड लोकसभा एक साइड राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं या फिर लोअर सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? प्रतिनिधियों, राज्य की प्रतिनिधियों या फिर राज्य की सभा कहते हैं, या फिर इन्हें क्या कहते हैं? अपर सदन कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं। कौन से आर्टिकल के थ्रू? 108 के थ्रू। लेकिन जब ये दोनों सदन आके बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर, है ना। तो ये जो ज्वाइंट सीटिंग बुलाने की प्रक्रिया है ये कौन बुलाते हैं? सॉरी, कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से, राइट। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 21 बैच के लिए हॉकी के अंदर चुना गया था। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो आपके उड़ीसा और राउरकेला में हुआ था, उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में हुआ था। दोनों स्टेडियम का भी नाम पार्टिकुलर याद रखना है आपको। देखिए, पसीना से नहाइए, लिबास नहीं इतिहास बदलोगे, है ना भैया। तो इनके जो है स्टेडियम का नाम भी याद रखना है। जो आपका भुवनेश्वर में था उनका कलिंगा स्टेडियम नाम है ना, क्योंकि उड़ीसा को भी पहले कलिंग कहा जाता था। और कलिंग युद्ध भी आपको याद होगा कि अशोक और उड़ीसा के शासक के समय में जो है 261 BC में लड़ा गया था। और इसी युद्ध के बाद कलिंग ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था और ये जो मारकाट वाली चीज है वो छोड़ दिया था। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं। तो कलिंगा स्टेडियम जो है ये भुवनेश्वर में है और बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है राउरकेला में है। बिरसा मुंडा कौन है ना? जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं ना, उन्हीं के जन्मदिन पे मनाते हैं भैया, है ना। तो भाई तो ये जो है आपका 2023 में हॉकी टीम जो बना था इंडिया के तरफ से, और इंडिया में तो हुआ भी, है ना। तो हरमनप्रीत सिंह कैप्टेंसी कर रहे थे, ठीक है। इनके अलावा इनसे, क्योंकि इनका नाम बहुत मिलता जुलता है, मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, है ना, तो ये जो है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इनके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है? जर्मनी। उपविजेता कौन है? बेल्जियम। फरवेयर का सेनोनिम्स आया था। फरवेयर का मतलब होता है इंथुजियाज्म। अगर आप जिंदा हो, अगर आप इंथुजियाज्म आप में नहीं है, इंथुजियास्टिक आप नहीं हो, तो आप कोई काम के नहीं हो, है ना। तो भाई इंथुजियाज्म का मतलब है फरवेयर। हमेशा जो है एक उत्साह होनी चाहिए, जील होनी चाहिए कोई चीज सीखने करने की, ठीक है भैया। तो ये इनमें जो भी मिलता जुलता रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके उल्टा कर देंगे तो मॉर्डिड हो जाएगा, लेथर्जी हो जाएगा, है ना, जो कुछ भी नहीं करना है ना भैया। इसके अलावा एक्सहिबिट, इसका एक करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन पूछ लिया था। तो जैसा लिखा है ना वैसे ही आपका सही लिखा है, EXHIBITED, एक्सहिबिटेड का पूछा था, इसके एग्जिबिटेड। इसके अलावा वन हू सब्स्टिट्यूशन में पूछा था कि एक आदमी जो भगवान को नहीं मानते हैं, वन हु डजंट बिलीव ऑन गॉड इज कॉल्ड, तो इसे एथेइस्ट कहते हैं। इसमें से अगर एक को डिलीट कर दे तो इसका मतलब आस्तिक हो जाता है, यानी जो भगवान को मानते हैं। एक आपने ब्लेसफेमी का नाम सुना होगा। ब्लेसफेमी के मतलब होता है कि जो भगवान के बारे में भला बुरा कहता हो, यानी जो है भगवान की बुराई करती हो, उसे ब्लेसफेमी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मोनाली नृत्य कहां से आया है? ये मोनाली नृत्य है कि मनाली नृत्य है या फिर मनाली से कुछ है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन मोनाली लिख रहा है,
मोनाली नृत्य। तो बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या क्या था, क्योंकि इसके पास अभी मेरे पास इनके जवाब नहीं है, मैं जो है इसमें नहीं जानता हूं कि मोनाली नृत्य मैं पहली बार सुना हूं। और तो बताइएगा कि कहाँ था। इनके अलावा इन भैया ऐसा जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन बना ही ले, अगर मैं भी बैठूं तो, है ना, कोई भी नहीं बना सकता एक्चुअली, कोई भी नहीं, पर हर 100% तो कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में, है ना भैया। इसके अलावा इंडिस्पेंसेबल का सिनोनिम्स पूछा था आपका। इसका क्या होता है, अपरिहार्य, जिसे टाला ना जा सके। एक होता है ना जिसे टाला ही ना जा सके, हाँ अपरिहार्य, तो इसका इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, इनडिफिसिबल, डिफिजिबल, है ना। तो ये जो है आपके जो भी ऑप्शन में होंगे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंटिक का सिनोनिम पूछा था। फ्रेंटिक मतलब होता है उन्मादी, उन्मादी प्रवृत्ति के, है ना। तो फ्रेंटिक मैनिक टाइप से, मैं कोई चीज के चलते ना, जैसे जो एल्कोहलिक होते हैं, जो मतलब पियक्कर होते हैं, पियक्कर, है ना, तो उनको क्या होता है, कितना भी कमरे में बंद कर दो, 5 मिनट के लिए निकाल दो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा, तो है ना। तो ये उन्माद है, मैनिक है। अगर किसी चीज से डर होती है तो फोबिक है ना। इसके अलावा शुद्ध, इसका पूछा था सिनोनिम्स। इसका होता है शांत करना, काम करना, इंचेंट करना, कोई भी बिगड़ती हुई परिस्थिति को, है ना, सही करना, ये भी इनके सेंस है। इनके अलावा जैसे दो आदमी में झगड़ा हो रहा है, आश्वासन देके ही शांत करा दिया, तो ये भी ये चीज सेम है, ठीक है। इनके अलावा अंबुबाची मेला पूछा है, ये प्रकार असम में है, ये तो बहुत इजी पूछा है। अब बगुरम्बा बिछुआ अंबुबाची माजुली फेस्टिवल, ये कहाँ पे होता है, असम के अंदर होता है। बिहू छूट गया क्या, बिहू तो इंपोर्टेंट है, बिहू भी है। इसके अलावा कामाख्या देवी मंदिर, माजुली नदी द्वीप, ये भी असम के अंदर है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। सतरिया शास्त्रीय नृत्य शंकर देव साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, असम से संबंधित है। देश के प्रथम पेट्रोलियम की खोज 1901 में डिगबोई के अंदर, असम के अंदर हुआ था। इसके अलावा मैंने 2 पेट्रोलियम क्षेत्र का नाम आपको बता दिया है। आपने अंकलेश्वर का नाम सुना होगा, तो वो तो गुजरात में सभी जानते हैं, लेकिन आपको ऐश्वर्या और मंगला भी याद रखना है, जो राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है कंपनी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कंपनी नहीं कहिए, फैक्ट्री कहिए। इसके अलावा नहीं, ठीक है, कंपनी में चलेगा। इसके अलावा मानिस, काजीरंगा, नमेरी, डिब्रू सैखोवा, औरंग, पहले इसका नाम राजीव गांधी औरंग था, लेकिन इसमें से राजीव साहब को जो है मतलब राजीव शब्द जो है हटा दिया गया है। पावितोरा, असम, ये सभी के सभी जो है असम से संबंधित है। ये क्या है, नेशनल पार्क और आरक्षित क्षेत्र है। इनके अलावा असम हिमालय का जो क्षेत्र है, ये कहां से कहां तक है, तो नदियों के हिसाब से तीस्ता नदी से देहांग नदी। देखिए हिमालय को जो है नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका पंजाब हिमालय, मैंने आपको याद रखने को बताया था कि भाई पंजाब हिमालय को कैसे याद रखोगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है मोहनजोदारो, ये कहां पे है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के लिहाज से अगर हम देखें तो इंडिया पाकिस्तान से पूर्व में है, पाकिस्तान पश्चिम में है, तो हम वहीं पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे से चलेंगे। सिंधु से सतलज, ये क्या हो गया, पंजाब हिमालय। सतलज से हम आ जाएंगे काली, ये क्या हो गया, कुमाऊं हिमालय। काली से तिस्ता, ये क्या हो गया, नेपाल हिमालय। और तिस्ता से देहांग, ये क्या हो गया, असम हिमालय। इन जो हिमालय का ये जो नदियों के आधार पे जो बंटवारा है, ये कौन किया था, तो सिडनी बुर्राड नामक एक वैज्ञानिक या फिर भूगोलवेत्ता कहिए, है ना, तो ये इन्होंने जो है किए थे। इनके अलावा जो बच्चे भूगोल बायोलॉजी वगैरह के लिए जो वीडियो की डिमांड कर रहे हैं, मैं जरूर उस पर विचार करूंगा टाइम रहने पे। टाइम बड़ा जो है मेरे पास थोड़ा बहुत कम टाइम रहता है ना, जैसा कि आप जानते ही होंगे इस बात को। और कल एक बच्चे तो बोल रहे थे कि सर मैं आपका कुछ हेल्प करूं क्या पीडीएफ वगैरह मेक करने में, तो मुझे खुद को ही बुरा लगता है कि मेरे कारण क्यों परेशान होगा, ठीक है। तो मैं अपना टाइम मैनेज करके जो है करूंगा, जैसा जैसा टाइम मिलता जाएगा मैं आपको जो है टॉपिक वाइज भी देते जाऊंगा। वैसे जिन बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में प्रॉब्लम है, एक ऐसी मतलब वीडियो लाऊंगा 10 मिनट की रहेगी, और गारंटी है कि अगर आपने देख लिया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितने आपके एग्जाम में आता है, कभी भी एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो मैं तो टुडे एग्जाम पे ही पढ़ा हूं, तो आके बताइएगा, ठीक है भैया। तो मैं लाऊंगा, आज शायद ला ना पाऊं, लेकिन आज या कल जरूर लाऊंगा। आज 2 में से एक वीडियो जरूर आएगी, या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे लाऊंगा, या फिर किस नृत्यनांगना को कब क्या पुरस्कार मिला है, इस चीज के बारे में हम जिक्र करेंगे आज, ठीक है। 2023 के बजट के अनुसार कितनी आय तक टैक्स फ्री रहेगा, थर्ड शिफ्ट चालू हो गया, 7 लाख, है ना, 7 लाख। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के अनुसार, देखिए मैं भी टैक्स पेयर हूं, है ना, मैं भी टैक्स पे करता हूं, तो एक तो न्यू रिजीम है, तो इसके लिए आपको फॉर्म भर के देना होगा अपने जो आपसे कंसर्न नोडल ऑफिस है वहां पे, कि भाई मुझे न्यू टैक्स रिजीम में डालो। मैं अभी तक ओल्ड में ही हूं, क्योंकि पता है रिजीम जो है नया वाला, ये 7 लाख तक तो फ्री रखा है। 1 रुपया आगे बढ़ गया ना, 7 लाख 1 रुपया इनकम हो गया ना सालाना ग्रॉस, तो मामला बिगड़ जाता है। इसलिए पुराना वाला ही हमारा सही है, ठीक है। तो 7 लाख आपका आंसर में था, 7 लाख आंसर हो जाएगा। लेकिन जो पुराने वाले में है ना, इसका स्लैब आपके नीचे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत किसानों की छूट सीमा प्रदान रुपया वर्तमान में 7 लाख रुपए, नई कर व्यवस्था में 5 लाख रुपए, इस प्रकार नई कर व्यवस्था 2 लाख तक की आय वाले 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। अब मैं ये सब नहीं पढ़ूंगा। अब नीचे आइए, देखिए क्या है, जो पुरानी वाला अभी 2 प्रकार के रिजीम चल रहे हैं, नए टैक्स रिजीम में 7 लाख तक छूट कर दिया गया है।
लेकिन इनडायरेक्टली सेम ही चीज है जो समझने में फेरी है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे 3 लाख तक की 0, 3 लाख 1 से 6 लाख तक के 5, ये पुरानी वाली स्लैब है। 6 से 1 से 9 तक 10%, 9 लाख 1 रुपया से 12 लाख 15, 12 से 15 लाख तक के बीच में 20, और उससे आगे जाएंगे तो 30। ठीक है, ये पुराने वाली है और नए वाले में 7 लाख तक की छूट कर दी है। और ये भी बाध्यता नहीं है कि आपको मानना ही है, आप चाहे तो पुराने वाले स्लैब से चले, तो हम लोग पुराने वाले स्लैब से ही चल रहे हैं, अभी टैक्स पे कर रहे हैं। इनके अलावा कपूर को गर्म करने पर अधिक जो है क्या अवस्था में क्या परिवर्तन होती है, सही लिखा है जी, अवस्था में क्या परिवर्तन होती है, तो भाई गैस बन जाती है। मैंने आपको बताया था कि आपने कागज में कपूर को बंद करना है और 5 मिनट के लिए कागज की मुंह खोल देनी है, उधर से घूम के आना है, कपूर कहां गया तो भूत ले गया। ये क्या हो जाती है, ऊर्ध्वपातित हो जाती है, उड़ जाते हैं, क्योंकि ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरीके का नेचुरल वाला एक और है नेफ्थिलीन, लेकिन कपूर से कम इस प्रकार की गुण रखता है, इसलिए नेफ्थिलीन अगर आप बेसिन वगैरह में रखेंगे तो 1-2 दिन तो चलेगा। ठीक है, लेकिन कपूर उतना टाइम नहीं झेलेगा, है ना, वो तुरंत निकल लेता है पतली गली से। ठीक है, तो कपूर और नेफ्थिलीन किस विधि से ठोस से गैस में परिवर्तन होता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि से। ध्यान रखें, डायरेक्ट पूछता है ऊर्ध्वपातन विधि क्या है, चालन क्या है, संवहन क्या है, संघनन क्या है, संवहन क्या है, संघनन क्या है, संघनन, है ना। इसके अलावा आपसे पूछ लेता है विकिरण क्या है, विकिरण, विकिरण क्या है। इसके अलावा आपसे पूछ लेता है ध्रुवन क्या है। इसके अलावा आपसे पूछ लेता है क्वथनांक क्या है, जमनांक क्या है, गलनांक क्या है, हिमांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक क्या है। तो ये सब जो है बेसिक फार्मूला, ये जरूर आपको आना चाहिए। ठीक है, तो भैया 2-3-4 मैं जरूर ले पढ़ दूंगा। ये चालन, चालन से क्या मैं बताया था कि जो ठोस होती है, जो ठोस पदार्थ होती है, उसमें उष्मा का संचरण का जो विधि है ये चालन विधि से होता है ना, चालन विधि से होता है। कोई भी ठोस पदार्थ, लकड़ी का एक ठोस पदार्थ ले लीजिए, आग के समीप रखिए, जहां पकड़े रहेंगे वहां तक भी थोड़ी थोड़ी टेम्परेचर तो जाएगी, आपको आभास होगा इस चीज का। तो अंदर जो टेम्परेचर का प्रसार हो रहा है ये चालन विधि से हो रहा है ना। द्रव और गैस में क्या होता है, संवहन विधि से होता है ना। जो पृथ्वी गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से, ये विकिरण के माध्यम से होता है। ध्रुवन की घटना जो है अनुप्रस्थ तरंग में होती है, यानी प्रकाश में होती है, ध्वनि तरंग में नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग यानी अनुदैर्घ्य तरंग में कौन सी घटना नहीं होती है, तो ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ठीक है, फिलहाल मैं यहां से बैक होता हूं, चलता हूं। और गलनांक तो समझते हैं ना, गल गया ठोस से द्रव में। जमनांक तो समझते हैं ना, जम गया, जैसे बर्फ का जमना। ठीक है, इसके अलावा कमर्शियल बैंक किसको लोन नहीं देगा। अब इसके लिए मुझे चाहिए ऑप्शन। भाई लोन किस स्थिति में नहीं देता है, जब कोई आदमी दिवालिया हो, जब कोई आदमी पे मतलब कुछ ऐसा हो कि भाई ये जो है पहले नहीं चुका, रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि एसएससी ने कैसा ऑप्शन रखा था। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से एक भौतिक विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक, ऑप्शन में सीवी रमन साहब था। सीवी रमन साहब एकदम राइट आंसर है। सीवी रमन साहब रमन प्रभाव की खोज किए थे, जिसे प्रकाश के प्रकीर्णन जैसा मिलता जुलता स्वरूप है ना। सीवी रमन साहब को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और प्रथम भारतीय जिन्होंने मतलब साइंस के अंदर नोबेल पुरस्कार जो है गेन किया था। तो ये कौन है भाई, सीवी रमन साहब। ठीक है, 1930 में फिजिक्स में, है ना। और भारत के लिए पहला नोबेल 1913 में कौन, रविंद्रनाथ टैगोर साहब। कौन से इलाके में, साहित्य वाला इलाके में, किस चीज के लिए, गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर के अन्य पुस्तक में प्रमुख गोरा है। ये सब आप ध्यान रखेंगे, है ना भैया। चलते हैं आगे, है ना भैया। इसके अलावा बोरियम का एटॉमिक मास पूछ लिया है। बोरियम का होता है जी 107, है ना। 102 मैंने नोबेलियम, ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया, जो नोबेल पुरस्कार के जो है संस्थापक हैं। 101 मेंडेलियम, ये मेंडेलीव के नाम पे रखा गया है, जिसका अभी आपने देखा था यूनिलियम, इसका आईयूपीए की नाम था। इसके अलावा 100 मीटर के बाधा दौड़ में जो दूसरा बाधा होता है उसके बीच की दूरी कितनी होती है। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि प्रथम बाधा के बीच की दूरी कितनी होती है, तो बताइएगा कि दूसरा बाधा पूछा गया था कि प्रथम बाधा पूछा गया था। मान लीजिए ये 100 मीटर की रेस है ना। तो जो पहला बाधा है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, डॉट डॉट कर देता हूं, तो ये जो है पहली दूरी जो है ये 13 मीटर होती है। फिर इसको जो है 8.5 मीटर में बांटा जाता है, जो 9 पार्ट में हो जाते हैं। ठीक है, 8.5 मीटर की दूरी पे। ठीक है, तो अगर पहला बाधा पूछ रहा है तो 13 मीटर, और अगर दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां बाधा पूछ रहा है ना, खाली स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का आंसर लफ्ज बदलते ही चेंज हो जाता है। अगर इसी में मैं कहूं कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से तीसरी बाधा की दूरी कितनी होगी, तो 8 8 16 1 17 13 20 10 30 हो जाएगा। ठीक है, 20 10 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर दो बाधाओं के बीच में दूरी कह रहा है ना, तो भाई 8.5 मीटर होगा, 8.5 मीटर होगा। क्योंकि अगर पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट से पहली बाधा की दूरी 13, दो बाधाओं के बीच की दूरी 8.5, पहला से तीसरा कहेगा तो 30,
वैसे जो है इसका आंसर चेंज होता जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, समझ गए ना इसकी नेचर कैसे कैसे पूछा जा सकता है सवाल, है ना। तो समझ रहे हैं, तो इसका 8.5 हो सकता है आंसर, है ना। 8.5 अगर पहला स्टार्टिंग पॉइंट का सिर्फ पहली बाधा तक का नहीं पूछा होगा, खाली ये पूछा होगा कि दो बाधा के बीच में कितनी दूरी, तो 8.5, ठीक है। इसके अलावा 100 मीटर की जो बाधा दौड़ है ये जनरली लेडीज की है। अगर पुरुष की बात करेंगे तो 100 मीटर से ज्यादा की दौड़ हो जाती है, उनके ऐसे डाया बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो 100 मीटर की जो बाधा दौड़ है इसमें रिकॉर्ड जो है ये टोबी अमुसन नामक लेडीज ने 12.12 सेकंड में दौड़ गई है। अब ये दौड़ रहे थे कि कार से चल रहे थे ये तो हमें नहीं पता है। इनके अलावा नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो और कौन सा, हमारा राज्य बिहार भैया। इनके अलावा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग की स्थान लिए थे प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, जो एकमात्र फीमेल अभी तक सीईओ बनी है। इनके अलावा वर्तमान में कौन है, तो अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी साहब ही हैं, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी साहब हैं और सीईओ BVR सुब्रमण्यम साहब हैं। मोदी साहब का क्या कहना, ये तो जब से आपका नीति आयोग आया तब से अध्यक्ष मोदी साहब ही हैं। सुमन कुमार बेरी साहब जो हैं ये आपका स्थान लिए हैं राजीव कुमार साहब का, और जो आपका BVR सुब्रमण्यम है ये हमारा परमेश्वरम साहब का स्थान लिए हैं, ठीक है। तीनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रमुख कार्य, है ना, कार्यों को संघवाद की तरफ अक्सर करना और गरीबी रेखा का आकलन करना, ये सब नीति आयोग की प्रमुख कार्यों में से हैं। जौहर का रचना किस कवि ने किया था, जौहर एक काव्य है, इनकी रचना श्यामा नारायण पंडित ने किया था। अगर मैं आपके जगह एग्जाम में होता तो ये क्वेश्चन मैं भी छोड़ के आता, है ना भाई, क्वेश्चन मैं भी छोड़ के आता, मेरे लिए थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन था ये। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचार तथा रिट जारी करते हैं, ये काफी इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और मैंने आपको बता रखा है कि उपचार का मतलब क्या होता है, ऐसे आप भी समझते हैं, आप बच्चे तो हो नहीं अब, है ना। तो उपचार का मतलब होता है इलाज कराना। तो भाई इलाज कराने वाली एक गली दी गई है आपको, एक आर्टिकल दिया गया है कि जब कोई न सुने तो ये इलाज कराने वाले आर्टिकल में आ जाना, यहाँ पे सारे मर्ज की इलाज हो जाएगी। यानी मौलिक अधिकार का जब आपका हनन होगा या फिर कोई भी चीज जहां पे आपको लगता है कि ये मेरे फंडामेंटल राइट की हनन हो रही है, तो आप इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटा सकते हैं आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना भाई। जैसे इसका जैसे अस्पताल किस लिए जानते हैं, पढ़ने जाते हैं लोग वहां, हाँ पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई तो चिकित्सा संबंधित है। उसी प्रकार से भाई ये कोर्ट में लिख रहा है कि जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संविधान का यहाँ पे उपचार किया जाएगा, मतलब अगर आपको उसमें कोई भी छेड़छाड़ गलती हुई है तो, ठीक है। इसके अलावा अंबेडकर साहब ने इसे संविधान का आत्मा कहा था। इसके अलावा आर्टिकल 32 के थ्रू आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। हाँ अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप गए तो आपको जो है पिटीशन या अर्जी जो है इंग्लिश भाषा में देना है भाई, वहां पे हिंदी में नहीं देना है। आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं, और हाई कोर्ट का आर्टिकल 214 होता है, और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कहां गया, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लिख देता हूं SC, इसका होता है 124। याद रखने की तरीके 1 2 बदल दो, अपने आप 214 हो जाता है। 2 को पहले लिख दीजिए, देखिए ना फटाफट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश है 123 और राज्यपाल का अध्यादेश है 213, इसमें भी क्या करना है, इनको एक दूसरे को बदल देना है। तो 2 को पहले लिखेंगे तो 213 नहीं हो जाएगा। तो ये दोनों को मैं ऐसे याद रखा हूं, आज से नहीं 2000 हमारे ख्याल से 2009 से याद रखा हूं इस चीजों को। इसके अलावा जो आपका हिमसेल नृत्य भी किसी राज्य से संबंधित है, ये भी हमारे ख्याल से हिमसेल नृत्य जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो बताइएगा कि ये क्या था, भूतकोला था क्या, या फिर हेमिस था क्या, हेमिस, है ना, हेमिस होगा तो लद्दाख हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ था क्या, हिम नृत्य है, हिम नृत्य है लेकिन हिमसेल नहीं, हिमसेल जो है थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है। तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसके एक विषय के रूप में नहीं रखा जाता, जो ऑप्शन मिले हैं, इक्वलिटी, सिक्योरिटी, सेल्फ रिलायंस, डेवलपमेंट। भाई जो सेल्फ रिलायंस है ये तो होंगे, इसमें तो ये होता है एक डेवलपमेंट, विकास करना तो हर आदमी का ही जो है मोटिव होती है, तो पंचवर्षीय योजना का क्यों नहीं रहेगा। इक्वलिटी समानता, ये भी काफी हद तक, सिक्योरिटी सुरक्षा, सिक्योरिटी सुरक्षा, तो भाई मुझे इसमें लग रहा है कि समानता का चीज नहीं होगा। समानता यहाँ पे मुझे आंसर होना चाहिए, समानता आंसर होनी चाहिए, है ना, समानता आंसर हो सकती है, ठीक है। तो बताइए कि आप लोग क्या आंसर लगाए इसमें। इसके अलावा चेस मास्टर से एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं है, फिर भी पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, और जो अभी लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर है आदित्य सामंत 83वां। प्रथम ग्रैंड मास्टर महिला S विजयलक्ष्मी, कार्लस मैंग से दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं, जो आपका नॉर्वे के हैं। इसे कौन हराए, तो आर प्रज्ञानंदा। अब हम
हम आते हैं सेकेंड शिफ्ट के लिए क्वेश्चन। एक मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आई है, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन क्लियर नहीं है। इसके अलावा सेकेंड में 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन कौन से डांस कर लेती है? तो ये आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। यामिनी स्कूल ऑफ डांस यामिनी कृष्णमूर्ति ने कहां पे खोली है? तो दिल्ली के अंदर खोली है। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण दिया गया था और 2016 में पद्म विभूषण दिया गया था। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के मशहूर नृत्यांगना है। इनको 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण जीतने वाली क्लासिकल डांस के नृत्यांगना है ना। इनके अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो ये सहकारी समिति के शैक्षणिक गठन तथा लोकतांत्रिक तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अब सहकारी समिति की चर्च कहाँ कहाँ है? तो एक तो 43 के बी में है, अभी आपने देखा 19 के 1 के सी में है ना। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। 9 के बी में है, तो ये सब सहकारी समिति की बात यहाँ की गई है। इसके अलावा सहकारी समिति 9 भी बता दिया। गैलियम का इस्तेमाल कहां होता है ये पूछा गया है। गैलियम और पारा ये दोनों का इस्तेमाल जो है नेचर में भी लगभग सेम है ना, लेकिन पारा जो है इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है। गैलियम और पारा क्या है नेचर में सेम भाई, कि जो है लिक्विड के फॉर्म में जल्द आ जाते हैं कम टेम्परेचर पे, यानी कमरे के टेम्परेचर पे। तो आपसे क्वेश्चन भी राइज करता है एग्जामिनर कि कौन से धातु हैं जो कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो एक तो गैलियम है और एक आपका पारा है। गैलियम और पारा है। और मान लीजिए कि 4 गो ऑप्शन दिया है, 1 2 3 4। एक ऑप्शन में पारा भी है, एक ऑप्शन में गैलियम भी है, एक ऑप्शन में ब्रोमीन है, एक ऑप्शन में मान लीजिए क्लोरीन है। तो आप ऐसे स्थिति में किसको टिक करोगे? क्वेश्चन सेम है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तब ऐसी स्थिति में पारा को टिक करना है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पारा है। ठीक है, अगर पारा और गैलियम ऐसे तो आएगा नहीं, एक अलग अलग ऑप्शन में रहेगा तो साथ में ही रहेगा, नहीं तो सिंगल ही रहेगा दोनों में से कोई। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा आ गया तो है ना, पहले किसके पास जाना है? पारा के पास। हमारे गांव घर में पारा किसे बोलते हैं आपको पता है? जो भैंस का रहता है ना, भैंस का भैंसा जो घूमता रहता है खुला, उसे पारा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा गैलियम का प्रमुख इस्तेमाल कहां होता है? तो तरल थर्मामीटर में होता है। ये सब ध्यान रखेंगे। पारा के साथ साथ गैलियम की साधारण टेम्परेचर यानी कमरे के टेम्परेचर पर द्रवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा एक ब्रोमीन होती नेचर में नॉन मेटल है, ब्रोमीन अधातु होती है। ये भी आपके कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 है, परमाणु द्रव्यमान जो है 69.73 होती है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। 2001 में भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां साहब जो है भारत के 4 टॉप मोस्ट पुरस्कार जो है जीत चुके हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ठीक है, इनके अलावा ये बिहार के रहने वाले थे। अगर आपसे पूछे कि भाई जो शहनाई होती है उसमें कितनी अंगुल छिद्र होती हैं, तो आपको बताना है 7 अंगुल छिद्र होती हैं। नाबार्ड से संबंधित ई शक्ति योजना किस उद्देश्य से लागू करवाया गया था? तीसरी बार पूछा है ये क्वेश्चन, पता नहीं है ना। तो स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। स्वयं सहायता समूह आपने गांव में देखा होगा, जानकी स्वयं सहायता समूह, रमणी स्वयं सहायता समूह, मां काली स्वयं सहायता समूह। तो ये सब आप गांव में देखे होंगे, जिसमें महिलाएं जो है ग्रुप इकट्ठा होकर कुछ काम करती हैं और इसकी जो बचत होती है बैंक में जमा करवाती है, जिसपे उनको ब्याज मिलता है ना भैया। स्वयं सहायता समूह में कार्य के निष्पादन को डिजिटलाइजेशन मतलब जो आपका मतलब सामने लाने के लिए, एकदम मतलब क्लियर करने के लिए, तो इस उद्देश्य से जो है आपका ई शक्ति योजना चलाया गया है, ताकि जो है कोई भी मतलब इसमें जो है बहस न रहे, निष्पक्षता का जो भावना इसमें देखा जा सके। कोई भी मतलब क्या बोलता है उसके धोखाधड़ी ना हो। भाई कोई भी चीज डिजिटल तब होता है जब उद्देश्य क्या होता है कि धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पे किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष केजी साजी हैं। यह कृषि सेक्टर की लोन मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है। सेबी की स्थापना पूछ लिया है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है भाई? तो ये शेयर बाजार का नियामक है भारत के अंदर, है ना। एक आपका देखिए जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत ही नहीं एशिया का पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ है। सेबी को वैधानिक मान्यता जो है 1992 में दिया गया था। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो माधवी पुरी बुच। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सेल में मैंने बताया था कि सेल जो है स्टील अथॉरिटी लिमिटेड जो है सेल, है ना। तो ये जो है आपका इसमें प्रथम महिला बनी थी सोमा मंडल, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, सोमा मंडल। इनके अलावा हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है? तो हेमा मालिनी जो है मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। किससे? मोहिनी अट्टम।
मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है आपका हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को 2000 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की सेकंड पत्नी है और सनी देओल की सेकंड जो है माता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राजा राम मोहन राय मुगल शासन के किसके लिए आंदोलन से जुड़े रहे, ऐसा प्रश्न आपके एग्जामिनर पूछा है। तो सती प्रथा किए थे, है ना, राजा राम मोहन राय साहब। आत्मीय सभा भी किए थे। तो सती प्रथा के बाद जो है जो आपका सती प्रथा को अंत कराने के लिए विलियम बेंटिक की मदद किए थे। तो आप लोग बताएंगे कि इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन में था क्या, है ना। तो 1828 राजा राम मोहन ने सती प्रथा का जो है स्थापना करवाया। 1815 में आत्मीय सम्मान के किए, सती प्रथा से जुड़े रहे, सती प्रथा को अंत कराने में विलियम बेंटिक की मदद की। तो उस समय मुगल काल ही चल रहा था 1829 में। इसके अलावा जो 1829 में सती प्रथा का अंत करने का श्रेय है ये विलियम बेंटिक को दिया जाता है। अगर इंडियन में पूछे तो सती प्रथा का श्रेय जो अंत करवाने में किसकी मदद ज्यादा किसने किए थे, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के राजा की उपाधि अकबर दूसरे ने दिया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हो गई थी। इसके अलावा ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। तो जो आदि ब्रह्म समाज आए ये देवेंद्र नाथ टैगोर के खेमे में आए। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक पुस्तक भी लिखे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। आर्य समाज के संस्थापक पूछे हैं दयानंद सरस्वती साहब 1875 में, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में, प्रार्थना समाज 1867 में महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेकेंड अधिवेशन की बैठक पूछ लिया कि कहाँ हुआ था, तो ये कोलकाता के अंदर हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता संभाले थे, 1886 में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में। कांग्रेस की स्थापना ही 1885 में होती है, एओ ह्यूम के द्वारा होती है। कांग्रेस में 1907 में फूट पड़ी थी, नरम दल और गरम दल में बट गए थे। सूरत में रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे, दोनों फिर एक हो गए 1916 में। लखनऊ में अंबिका चरण मजुमदार अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हुए थे। कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन 1929, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जवाहरलाल नेहरू लाहौर में, है ना। कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 कोलकाता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो स्वराज की जो है प्रयोग करना और मांग करना दोनों में फर्क है। तो पहले प्रयोग किया गया 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा और मांग किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 लाहौर में। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को क्या क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य बना था। देखिए जो लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं ना, ये कहां से आया है, तो ये ब्रिटेन से आया है। क्योंकि ब्रिटेन के जो निचले सदस्य, ऐसा कुछ नहीं कि निचला अगला, है ना भैया, क्या होता था कि जो मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी भी लोकेलिटी में एक अपर क्लास होता है, एक अपर क्लास से थोड़ा सा नीचे होता है और एक सबसे नीचे होता है और एक इतने नीचे होते हैं कि इसकी गिनती ही नहीं होती है। ठीक है, मैं जो है आजकल की जमाने जैसे चल रहे हैं उसी हिसाब से बता रहा हूं, है ना। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश में जो दूगो सदन था उसमें जो है ये जो है आपका ये वाला लोग, ये जो सेकंड वाला था सबसे ऊपर से थोड़ा सा नीचे, ये जो है इस घर में आके बैठने लगे, इसमें जो है पधारने लगे। तो जो अपर वाला आता था ना, ये वाला, तो ये इनको जो है कॉमन मैन कहने लगा। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया हाउस ऑफ कॉमन्स। मतलब इसमें जो है हमसे छोटे छोटे लोग बैठेंगे, क्योंकि वहां राजतंत्र है ना, तो हमसे छोटे छोटे लोग बैठते हैं यहाँ पे, तो जगह का नाम हो गया हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना। तो इसी से हम एडॉप्ट किए हैं निम्न सभा। निम्न सभा जो है ये हमारा लोकसभा है और जो उच्च सभा है ये हमारा राज्यसभा है। तो यहाँ पे ये वाली नियम नहीं है कि इसमें छोटे लोग बैठते हैं, इसमें बड़े लोग बैठते हैं। इसमें क्या है, ये प्रतिनिधि का सभा है ना। तो और ये जो है राज्यसभा जो है एक राज्य को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको जो है बड़ा बनाओ, और ये लोगों को करता है, इसलिए इसको जो है लोकसभा या निम्न सदन कहो। लेकिन जो बात उठी थी यहीं से उठी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। धन के अपवहन सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, है ना, तो ये आपका दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था कि भाई यहां से जो है ब्रिटिश सरकार धन को लूट लूट के ले जा रहे हैं। 2011-12 में जो है गरीबी रेखा के नीचे लोगों की प्रतिशत पूछ रखा है। तो 20 से 24% के बीच में जो भी ऑप्शन हुआ होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एग्जैक्ट 22% है, लेकिन अगर 20 से 24 वाला ऑप्शन, क्योंकि स्लैब में दिया गया था ऑप्शन, तो 20 से 24 वाला राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय में के अधिक शीतलता किस प्रकार के भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती है। अच्छा, हिमालय अधिक शीतलता से किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप को रक्षा करता है। तो ये क्या है हिमालय, जैसे हमारा इंडिया यहाँ पे है, कोई भी नहीं हंसेगा भैया। मुझे जो है आप जानते हैं कि ड्राइंग हम नहीं बना पाते हैं, तो हम फिर भी जो है कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते करते एक दिन जरूर सीख लेंगे हम, आशा है मुझे, है ना। तो ये जो है आपका, मैं फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब अति वो बन गया।
चलो इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हिमालय है उत्तर दिशा में, तो ये इधर से जो दक्षिण की तरफ जो हवा बहता है कूल वाला, इसको रोकने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वह ठंडी हवाओं को भारतीय महाद्वीप में दक्षिण की ओर बहने से रोकता है, सिंपली ये भी ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा हिमालय दुनिया की सबसे नवीन परबलित पर्वत का उदाहरण है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, है ना, जो यूरेशियन और अंडियन प्लेट के टकराने से हुआ है और पहले हिमालय की जगह पे टेथीस सागर था। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसे नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है, जो अभी सबसे ऊंचाई वाली चोटी है 8850.5 मीटर हो चुकी है नए शोध के अनुसार। लेकिन आपके एग्जाम में अभी 88-50 मीटर ही आएंगे, क्योंकि 4 साल पहले एग्जाम में आपको 88-48 मीटर ही आता था, ठीक है भैया। चलिए, ये था आपका जो है कल के तीनों शिफ्ट के, यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन। चूंकि मैंने पहले शिफ्ट का आपको करा ही दिया था, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आज जो है कुछ ना कुछ धमाकेदार वीडियो जरूर लाऊंगा कल के जैसे। तो जो बच्चे कल की आर्टिकल वाली वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज अनुरोध है कि देख लीजिए। मेरे तरफ से आधा घंटा अपना खर्च कीजिए, समझिए मुझे गुरु दक्षिणा में आप आधा घंटा दे रहे हो, वो आधा घंटा लेके आप वीडियो देखिए। आपको अगर एग्जाम में फायदा नहीं हो ना बंधु, तो मैं जो है बताइएगा कि भाई नहीं हुआ फायदा भाई, है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।